हाय, मेरा नाम मुकेश है और आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन इस नए लेक्चर में रेस्पिरेशन के बारे में। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन पल्स में कि क्या क्या चीजें होती हैं, पल्स क्या कैसे काउंट कर मेजर करते हैं और क्या क्या साइट्स होती है पल्स असेसमेंट करने के लिए। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो वाइटल साइंस का अगला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, रेस्पिरेटरी रेट कितना रहना चाहिए, यूपनिया क्या होता है, डिस्पनिया क्या होता है, ठीक है, एस्फेक्सिया क्या होता है, बेसिकली ब्रेडिपिनिया क्या होता है, टैकीपीनिया क्या होता है, उसके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एबनॉर्मल साउंड्स के बारे में बात करेंगे जो ब्रीदिंग की टाइम आती हैं, ठीक है, एबनॉर्मल रिदम्स जो ब्रीदिंग की टाइम एबनॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। तो आइए देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। तो पहले सबसे पहली बात है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, बेसिकली इस बारे में बात करें अगर तो रेस्पिरेशन इज ए इनवॉलंटरी प्रोसेस। सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इज कि रेस्पिरेशन क्या है, एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है, दैट इज नॉट ए वॉलंटरी प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से रेस्पिरेशन को रोक लोगे और जब मन करेगा आप सांस लेना शुरू कर दोगे। सांस लेने के सेंस ऐसा नहीं कि मैं कह रहा कि आप कुछ देर के लिए सांस रोक लोगे या कुछ देर के लिए सांस छोड़ दोगे, ऐसा मैं बातें नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा कि ऐसा नहीं कि आप अपने मन से लंबे टर्म के लिए रेस्पिरेशन को रोक लोगे और फिर कुछ दिनों बाद आप रेस्पिरेशन शुरू करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज ए इनवॉलंटरी प्रोसेस। ठीक है, जिसमें दो चीजें होती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन क्या होता है, इनहेलिंग ऑफ एयर एंड एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सहेलिंग ऑफ एयर। ठीक है, इनहेलेशन में क्या, इंस्पिरेशन में क्या होगा कि इनहेल करेंगे, एयर को क्या लेंगे अंदर की ओर लेंगे। एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सहेलिंग ऑफ एयर। ठीक है, एयर क्या करेंगे, CO2 को हम बाहर की ओर निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेसिकली इंस्पिरेशन रेस्पिरेशन के बारे में बेसिक्स की बातें। रेस्पिरेशन एज ए वाइटल साइन, रेस्पिरेशन एज ए वाइटल साइन। तो फर्स्ट थिंग और सबसे जरूरी कि इट इज अ इनवॉलंटरी प्रोसेस, इनवॉलंटरी प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, इनवॉलंटरी प्रोसेस है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है चीजें, इंक्लूड्स एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। The first is inspiration, then expiration, but I wrote it for that. ठीक है, includes expiration and inspiration. Another thing, what could be the another thing respiration is कि basically respiration होता है वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में वहां से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो डेट इज द रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स के पास होते हैं। ठीक है, तो controlled by respiratory centers, located near medulla oblongata। मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एंड पॉन्स के बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा ये होता है कि इट इज ए इनवॉलंटरी प्रोसेस, includes expiration and inspiration, controlled by respiratory centers located near medulla oblongata and pons। तो ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। अगर बात करेंगे तो दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो इंटरनल रेस्पिरेशन की बात अगर हम करें, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये मैंने आपको टाइप्स बताया। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। मोटी मोटी बातें बेसिकली जो आउटर सरफेस पे रहेंगी, जो बातें रहती है बेसिकली ऊपर से कहते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है
कि बेसिकली जो हमारी टिश्यूज होती हैं, जो हमारे सेल्स टिश्यूज होते हैं, उनके और ब्लड के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि द गैसियस एक्सचेंज, और ये क्यों होता है? हमारी टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इसे क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, कि गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल्स इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर इन द लंग्स, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज ब्लड और लंग्स के एयर के बीच में होता है ताकि जो हमारा CO2 है, जो हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है, वो एक्सचेंज होके लंग्स के थ्रू प्यूरिफाइड ब्लड होके वो चला जाए टिश्यूज में, ताकि जो सेल्स हैं उन्हें वो क्या मिल सके? प्यूरिफाइड जो ऑक्सीजन है वो मिल सके, ठीक है। ऑक्सीजन जो है प्यूरिफाइड मिल सके ताकि उनके जो फंक्शनिंग हो बेसिकली वो प्रॉपर वे में हो जाए, जो वाइटल ऑर्गन्स है वो प्रॉपर वे फंक्शनिंग करते रहे। तो ये हमारा था बेसिकली रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ी सी बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि रेस्पिरेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली कि रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन होता है वो किस किस चीज पे जो रेट होता है उस पर बात करके क्या रेट होना चाहिए, उसको क्या टर्म दिया जाता है। रेस्पिरेशन जो टर्म होते हैं कि अगर एबनॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है तो उनको क्या कहते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है तो उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो उनके रेट के हिसाब से कैसे कौन कौन से टर्म को यूज करते हैं। तो आइए बात करते हैं रेस्पिरेशन में कौन कौन से टर्म होते हैं। तो फर्स्ट वन इज यूपीनिया, है ना। यूपीनिया मतलब क्या होता है? दैट इज ट्रू। यू मतलब क्या होता है? ट्रू रेस्पिरेशन। हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्त कि पीनिया जो होता है वो रेस्पिरेशन टर्म के लिए यूज होता है। हमेशा जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दो चीजों में बहुत अटक जाते हैं, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, पीनिया और कार्डिया, ठीक है। मैं बताऊंगा पीनिया रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है और मैंने कार्डिया किसके लिए यूज किया था? पल्स के लिए, ठीक है। पल्स रेट स्लो हो जाती है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, तो देन कार्डियो से कार्डिया, ठीक है। क्या? कार्डियो से कार्डिया और पीनिया, ठीक है। कभी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस ही रहते हैं, लेकिन पीनिया और कार्डिया में स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो एबनॉर्मल टर्म्स को गलत जो होता है आंसर करके आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको आगे ब्रैडीकार्डिया और ब्रैडीपीनिया कैसे डिफरेंस हो जाता है उस चीज में, ठीक है। यूपीनिया मतलब क्या होता है? ट्रू, है ना, मैंने को बताया ट्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यूपीनिया में कितना रेट रहता है बेसिकली अगर बात करेंगे तो 12 to 20। मैंने आपको वाइटल साइंस के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बेसिकली जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट होता है, ठीक है। लेकिन किन्हीं किताबों में 16 to 20 भी रहता है, बट द मोस्ट एक्यूरेट इज जो हम लेके चलते हैं दैट इज 12 to 20 या फिर 16 to 20, वो बुक्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 16 to 20 को एक्यूरेट मानते हैं, कुछ 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट को एक्यूरेट मानते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में BPM, है ना, ब्रीथ्स पर मिनट। ये यूपीनिया की बातें कर ली हमने। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो है दैट इज ब्रैडीपीनिया। अगर ध्यान हो आपको तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था इससे पहले लेक्चर में, ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। तो ब्रैडीकार्डिया और ब्रैडीपीनिया दैट इज अ बिग डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि ब्रैडीकार्डिया या ब्रैडीपीनिया एक ही बात हो जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में जहां ऑप्शन नहीं रहता है वहां ब्रैडीपीनिया की जगह ब्रैडीकार्डिया को आंसर कर देते हैं और आइदर ब्रैडीकार्डिया की जगह ब्रैडीपीनिया को आंसर कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ब्रैडीपीनिया अलग है और ब्रैडीकार्डिया जो है अलग है। कार्डिया वो हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट बीट अगर स्लो होती है तो हम ब्रैडीकार्डिया नाम देते हैं, टर्म देते हैं, और अगर हमारी रेस्पिरेटरी रेट स्लो होती है तो हम क्या देते हैं? ब्रैडीपीनिया नाम देते हैं।
तो जो ब्रैडीपीनिया है उसको कहते हैं कि अगर लेस देन, है ना, लेस देन 12 ब्रेथ्स पर मिनट, दैट इज कंसिडर्ड एज ब्रैडीपीनिया, कि अगर हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो 12 ब्रेथ्स पर मिनट में से कम रहता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ब्रैडीपीनिया कहते हैं। देखा आपने, मैं खुद यहाँ पे थोड़ा सा कार्डिया और पीनिया मैंने वो गलत चीजें बोल दी, तो ये हमेशा हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखें, ब्रैडीपीनिया और ब्रैडीकार्डिया बिट डिफरेंट थिंग। तो मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन की क्या प्रोसेस होती है। हम एक जो होता है बेसिकली, हम जो पेशेंट ले ऑफ लाइंग रहता है बेड पे, तो लेइंग ऑफ में क्या कहते हैं, उसके जो स्टोमक होता है उसके हार्ट के थोड़ा सा नीचे लिटिल बिट में हम ये ऐसे पेन रख देते हैं, ठीक है, पेन या कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और फिर हम उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जो मूवमेंट आप देखोगे तो वो अप एंड डाउन होता रहेगा, है ना, अप एंड डाउन, जितना ब्रीदिंग रेट होगा वो अप एंड डाउन होता रहेगा। तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन मेजर, वी कैन सी कि उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, ठीक है, तो उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी हो रही है, वो सांस ले रहा है कितनी रेट हो रही है, ठीक, कितनी बार अप और डाउन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, एक काउंट करते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों साइकिल जब चलता है तो एक ब्रीथ काउंट होती है, ठीक है, कितनी बार आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज ब्रैडीपीनिया। अगर वो 12 ब्रीथ्स पर मिनट में अगर स्लो रहता है, उससे अगर जो हमारा जो ये है, ठीक है, अगर हमारी रेट 12 ब्रीथ्स पर मिनट से स्लो रहती है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए ब्रैडीपीनिया। अगला है, देखेंगे टैकीपीनिया। मैंने वहां आपको पिछले लेक्चर में एक चीज और बताई थी, टैकीकार्डिया के बारे में, ठीक है, ये टैकीपीनिया है, ठीक है, कार्डिया और ये टैकीपीनिया। तो यहाँ वहां क्या था कि अगर हमारा हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता था नॉर्मल लेवल से, तो हम उसे टैकीकार्डिया कहते थे, ठीक है, जो कि बेसिकली अगर 100 जो हमारा हार्ट बीट था 100 बीट्स पर मिनट से बढ़ जाता था, 60 to 100 हमारा नॉर्मल बीट्स था, लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा था तो हम क्या कह रहे थे, दैट वाज टैकीकार्डिया। बट यहाँ क्या है कि अगर हमारा ब्रीथिंग रेट जो है, मतलब ब्रीदिंग रेट जो है, अगर मोर देन 20 हो जाता है, ओके गॉट इट, कि अगर मोर देन 20 ब्रीथ्स पर मिनट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज टैकीपीनिया। क्या कहते हैं हम उसे, कि टैकीपीनिया कंसीडर करते हैं कि जो पेशेंट है उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो मोर देन 20 ब्रीथ्स पर मिनट है, तो उसे टैकीपीनिया हो गया है। अगला अगर लिखेंगे तो एक और हमारा टर्म आता है बेसिकली, दैट इज एपनिया। एपनिया तो मैंने आपको बताया पीनिया जो होता है, ठीक है, यू लगा, दैट इज ट्रू ब्रीदिंग, जो कि हमारा रेट कितना था 12 to 20 या फिर 16 to 20, ठीक है, एक यहाँ आप और लिख लो, कुछ लोग 16 to 20 भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यू लगा तो क्या हुआ, यू पीनिया, दैट इज ट्रू रेस्पिरेशन, ब्रैडीपीनिया दैट इज स्लो रेस्पिरेशन, टैकीपीनिया दैट इज फास्टर रेस्पिरेशन। अब बात आती है एपीनिया, ठीक है, एपीनिया रिफर करता है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करता है, ठीक है, एपीनिया क्या बात करता है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, एब्सेंस कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि एपनिया जो होता है बेसिकली आपका टेम्पोररी सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सॉरी टेम्पोररी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि टेम्पोररी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, टेम्पोररी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो अगर इस बारे में बात करेंगे तो क्यों सीजेशन होता है ब्रीदिंग का, ड्यू टू एक्सेसिव ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, ड्यू टू एक्सेसिव ऑक्सीजन, due to excessive oxygen and lack of CO2 कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, ठीक है, हमने सफिशिएंट ऑक्सीजन इनहेल कर लिया है तो हमारे पास CO2 को एक्सहेल करना है, तो अगर हमारे पास CO2 रहेगा ही नहीं तो फिर हम एक्सहेल क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो एक्सहेल करेंगे नहीं, हमारा जो मैकेनिज्म है वो क्या एक्सहेल करता है, दैट एक्सहेल्स CO2। तो अगर हमारे पास एक्सेसिव O2 हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो कुछ देर के लिए एपनिया हो जाता है, ठीक है, टेम्पोररी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, क्या होता है कि टेम्पोररी ब्रीदिंग का सीजेशन हो जाता है उस केस में जब तक कि CO2 फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, ठीक है, तो ये एपनिया होता है कि एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग कह सकते हैं, फिर टेम्पोररी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग कह सकते हैं। तो ये एक टर्म मैंने आपको ये बताया कि यूपीनिया, ब्रैडीपीनिया, टैकीपीनिया और देन एपनिया। अब बात करेंगे एक और टर्म की, दैट इज कंसिडर्ड एज डिस्पीनिया, ठीक है, डिस्पीनिया की बात आएगी तो दैट इज कॉल्ड एज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डी से डिस, ओके, और डी से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग,
आप देखोगे किसी किसी को डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ठीक है, उनका दम फूलना कहते हैं ना, दम फूलना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और कह सकते हो फोर्स्ड ब्रीदिंग, फोर्स्ड ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पनिया। एकदम जो होता है पेशेंट होता है वो क्या कहता है, एकदम फोर्स ब्रीदिंग करता है, वो इस तरह से ब्रीदिंग करता है कि उसे एकदम दम लगाना पड़ रहा है सांस लेने के लिए, ठीक है, उसकी एनर्जी खर्च हो रही है सांस लेने के लिए। मैंने आपको बताया पहले ही कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो पेनलेस और क्वाइट फुल प्रोसेस है। क्या है, इनवॉलंटरी, पेनलेस और क्वाइट फुल प्रोसेस है, उसमें आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको अपने एफर्ट लगाने की, वो नॉर्मल प्रोसेस है। आप देखोगे अगर खड़े, मैं खड़ा हूं ऐसा, या फिर कोई सडन कोई पर्सन, नॉर्मल पर्सन खड़ा है, तो वो जो ब्रीदिंग करता है वो नॉर्मली उसको कोई एफर्ट नहीं लगाना होता है, वो ब्रीदिंग का प्रोसेस चलता था। लेकिन जो हमारा डिस्पनिया का पेशेंट होता है उसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसे एटीपी खर्च करनी पड़ती है, उसे फोर्स ब्रीदिंग करना पड़ता है। देखोगे आप वो अपना पूरी ताकत से खींच रहा है, उसे थकान हो रही है, वो जब हो रहा है उसे थकान हो रही है, तो उसे कहते हैं डिस्पनिया कहते हैं। एक चीज और, एक जो हमारा और टर्म है मैं आपको बताऊं अगर, तो एक टर्म मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट इज ऑर्थोपीनिया, है ना, ऑर्थोपीनिया। ऑर्थो से हड्डी का नहीं संबंध है, यहाँ पे ध्यान रखें। ऑर्थोपीनिया इज अ बिट डिफरेंट थिंग। कभी बच्चे ऑर्थो समझ के बोन समझ लेते हैं कि जो हमारा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड कोई एस्पिरेशन होगा, तो ऐसा नहीं है। ऑर्थो का यहाँ बोन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑर्थोपीनिया का मतलब होता है कि पेशेंट breathes comfortably only in upright position। upright मतलब खड़े रहने वाले पोजीशन। जैसे इस पोजीशन में मैं खड़ा हूं, उस पोजीशन में पर्सन कंफर्टेबली ब्रीथ कर लेता है, नॉट इन लेइंग ऑफ पोजीशन। और जब उसे सुलाया जाता है या सुपाइन जब कहते हैं, सुपाइन अगर पोजीशन में लिटाया जाता है तो उस पोजीशन में उसे बहुत डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग करने में, ठीक है। तो ये ऑर्थोपीनिया कहते हैं। ध्यान रखें, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ऑर्थोपीनिया की बात जब भी आएगी तो ऑर्थो का हम ये जो वो हमारा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है उससे रिलेट नहीं करेंगे। ऑर्थोपीनिया हमारा होगा वो बेसिकली क्या होगा कि पेशेंट जो है जो अपराइट पोजीशन है, जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूं, खड़े हुए रहने की पोजीशन में वो ज्यादा अच्छे से ब्रीदिंग कर लेता है। बट जब उसे सुपाइन पोजीशन या ले ऑफ पोजीशन करते हैं, जब उसे सुलाते हैं, इस तरह से अगर रखते हैं उसे पेशेंट को सुलाते हैं, वो अगर पेशेंट इस तरह से है तो पेशेंट कंफर्टेबली ब्रीथ कर ले रहा है। लेकिन अगर पेशेंट इस पोजीशन में है तो व्हाट वी फाउंड इज कि पेशेंट इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, ठीक है। क्या हम डायग्नोज करते हैं, ये क्या हम पता करते हैं कि पेशेंट जो है वो इस पोजीशन में, लेइंग ऑफ पोजीशन में डिफिकल्टी फेस कर रहा है सांस लेने में, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे, मैंने आपको रेस्पिरेशन के बताए, यूपीनिया के बारे में बताया, मैंने आपको ब्रेडीपीनिया के बारे में बताया, टैकीपीनिया क्या होता है उसके बारे में बात की हमने, ऑर्थोपीनिया, एपनिया और डिस्पीनिया के बारे में। आगे भी कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक टर्म और आता है अगर हम देखें तो, दैट इज एस्फेक्सिया, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा टर्म है। तो एस्फेक्सिया जो टर्म है हमारा बेसिकली, कि इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है, उन्हें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जो वाइटल्स को जरूरत होती है फ्रेश ऑक्सीजन की वो नहीं मिल पाता है। इस वजह से वाइटल्स काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो एस्फेक्सिया में क्या होता है कि लंग्स डू नॉट गेट, या फिर कह सकते हैं कि इट इज अ, यू कैन से दिस, इट इज अ स्टेट ऑफ सफोकेशन, है ना। क्या है, स्टेट ऑफ सफोकेशन in which lungs do not get enough oxygen to vital organs, ठीक है। लंग्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जो कि वाइटल ऑर्गन तक जाना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एस्फेक्सिया हो गया, ठीक है। ये कुछ टर्म्स मैंने आपको बता दिए। अब जो अगला जो टर्म्स होगा, ठीक है, जो अगला जो एबनॉर्मल रिदम वगैरह जो होता है, जो रेस्पिरेटरी रिदम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इनको लिखना है और ये स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो आप खींच सकते हैं इसके बारे में।
तो अब आगे देखते हैं कि जो एबनॉर्मल रिदम्स थे, एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम्स थे, उनमें कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला मेरे पास मैंने आपको लिखा है, इस पे आप जो देखोगे जो पहला हमारे पास है वो एपिनिस्टिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कौन सा है? एपिनिस्टिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी फेज फॉलोड बाय द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेटरी फेज। जितना लंबा इंस्पिरेटरी फेज होगा उतना ही लंबा इंस्पिरेटरी फेज होगा, और बीच में क्या होगा? एपनिया। देखो मैं आपको ये ग्राफ के थ्रू दिखाता हूँ कि ये इंस्पिरेटरी फेज एकदम लंबा जाएगा, एक्सपिरेटरी फेज गया, फिर हमने दिया, फिर गया, फिर शांत, फिर गया, फिर उतना ही। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है डिनोट करता है क्या है? एपनिस्टिक रेस्पिरेशन को, कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी फेज। इंस्पिरेटरी फेज भी क्या होगा? लंबा होगा, और क्या होगा उसके बाद? एक्सपिरेटरी फेज भी क्या होगा? वो बहुत लंबा होगा। ठीक है, और बेसिकली ये होता किस कंडीशन में है? तो बेसिकली अगर बात करें कि किस कंडीशन में बेसिकली हम ये देख पाते हैं, तो डेट इज सीवीए एंड ट्रॉमा। सीवीए क्या होता है? सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, जब भी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में हम देखते हैं कि एपिनिस्टिक रेस्पिरेशन देखने के चांसेस हमको मिल जाते हैं। फिर कोई ट्रॉमा होता है, कोई इंजरी होती है, उस केस में भी जो हमें एपिनिस्टिक रेस्पिरेशन देखने के चांसेस मिल जाते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है दैट इज कुशमॉल। ठीक है, कुशमॉल रेस्पिरेशन। कुशमॉल क्या होता है? ये कंसिस्टेंट एंड डीप, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैटर्न्स। क्या होता है? कंसिस्टेंट एंड डीप, इस तरह से होना, ठीक है, कंसिस्टेंट और डीप जा रहे हैं। दैट इज रिफर टू द कुशमॉल रेस्पिरेशन। क्या होता है? कंसिस्टेंट रहता है और डीप एकदम जा रहे हैं, एकदम ब्रीदिंग जो है हमारी एकदम ज्यादा हो रही है, एकदम डीप जा रहे हैं, रैपिड कर रहे हैं। किसी पेशेंट में रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है, दैट इज कुशमॉल रेस्पिरेशन। और बेसिकली किसमें मिलता है? तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, मैं इसका ग्राफ ऊपर की ओर बना दे रहा हूं, आप देखोगे कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं कुशमॉल रेस्पिरेशन का, तो इसमें क्या होता है कि जो कंसिस्टेंट एंड डीप रेस्पिरेटरी रिदम रहते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट, देखो मैं बना रहा हूं एक तरह कंसिस्टेंट है और उतने ही डीप भी हैं। आप अगर देखोगे तो कंसिस्टेंट है और डीप भी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या है? डीप है। ये क्या है? कुशमॉल रेस्पिरेशन। देखने को किस मिलता है? किस केस में प्रिफरेबली देखने को मिलता है? तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में हमें कुशमॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अगला जो हमारा रेस्पिरेशन है वो है चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन। क्या है? चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन, ना कि बेन स्टोक्स रेस्पिरेशन। ठीक है, दैट इज चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये होता है क्या? इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया एंड डेथ। आप अगर देखो तो मैंने जो यहाँ ग्राफ बनाया है इसमें क्या है? इरेगुलर पीरियड है। आप देखो ये छोटा सा ग्राफ जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर इरेगुलर है। मैंने इस केस में क्या दिखाया था आपको? रेगुलर। मैं आगे अगर बायोट्स की बात करूंगा, ठीक है, इसमें भी आप देखोगे रेगुलर है। ठीक है, बट इस केस में क्या है? इरेगुलर हो रहा है। ठीक है, इरेगुलर पीरियड है, थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटा, घटा, फिर एपनिया आया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटते गया ग्राफ। ठीक है, तो इरेगुलर पीरियड रहा। ठीक है, और क्या हुआ बीच में? एपनिया हुआ। डेप्थ जो रहा हमारा क्या हुआ? इरेगुलर रहा। इस केस में डेप्थ क्या था? वो रेगुलर कंसिस्टेंट डेप्थ था। आप देखो रेगुलर और कंसिस्टेंट डेप्थ है। ये किसका था? कुशमॉल रेस्पिरेशन का था। बट चेन स्टोक्स में ऐसा नहीं होता, इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया एंड डेप्थ होता है। और बेसिकली ये किस केस में हम देखते हैं? तो सीवीए में तो देखते हैं, ट्रॉमा में देखते हैं। साथ ही साथ जो हमारा केस होता है वो होता है सीओ पॉइजनिंग। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है तो उस केस में भी हम चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन टाइप का जो ग्राफ है, जो हमारा जो ग्राफ होता है बेसिकली रेस्पिरेशन होता है, उस टाइप का रेस्पिरेशन हम देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं चेन स्टोक्स का। नेक्स्ट जो हमारा है वो बायोट्स रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो बायोट्स रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया एंड डेप्थ। ठीक है, रेगुलर पीरियड रहता है। देखो आप अगर कि ये पीरियड जो है हमारे पास वो रेगुलर है। ठीक है, ये जो ग्राफ है रेगुलर है, ना कि बिल्कुल इसकी तरह नहीं है, बायोट्स की तरह नहीं है। ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, चेन स्टोक्स की तरह नहीं है। जो हमारा चेन स्टोक था वो इरेगुलर था। आप देखो ग्राफ ऊपर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर प्लेन आ जाता है, देन फिर शुरू होता है बढ़ना, फिर घटता है, फिर प्लेन आता है, एपनिया हो जाता है। ठीक है,
बट इस केस में ऐसा नहीं है, जो हमारा ग्राफ है वो रेगुलर है, बीच में एपनिया आ जा रहा है, ठीक है, पीरियड ऑफ एपनिया आ रहा है, बट जो हमारा ग्राफ है वो रेगुलर है। आप देखो एक साइज की ग्राफ है, रेगुलर है, मे बी मेरे से मिस्टेक हो रही होगी तो मे बी शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन जो ग्राफ रहता है वो रेगुलर रहता है, ठीक है। फिर एपनिया होता है, जो डेप्थ होता है वो रेगुलर डेप्थ होता है। इस केस में डेप्थ जो होता है वो रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। चेन स्टोक्स में डेप्थ जो होता है वो रेगुलर नहीं होता है, बट इन केस ऑफ बायोट्स रेस्पिरेशन हम क्या देखते हैं, व्हाट वी सी इज की जो डेप्थ होता है वो रेगुलर होता है, ठीक है, और पीरियड ऑफ एपनिया भी क्या होता है, वो रेगुलर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रेस्पिरेशन है वो हमें किस केस में मिलेगा कि अगर किसी पेशेंट को पोन्स या मेडुला ऑब्लोंगाटा में ट्रॉमा होता है, ठीक है, तो ट्रॉमा इन्वॉल्विंग पोन्स या मेडुला ऑब्लोंगाटा, उस केस में हम क्या देखेंगे, बायोट्स टाइप का रेस्पिरेशन में, एब्नॉर्मल रेस्पिरेशन टाइप का वो हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन कुछ मैंने आपको बताया कि एब्नॉर्मल रिदम, जो रेस्पिरेशन रिदम होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया एपनिस्टिक, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, कुछ स्मॉल की ग्राफ्स मैंने यहाँ बना दी है, ठीक है, चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन एंड जो बायोट्स रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। कोई डाउट आएगा तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे बेझिझक, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और डायग्राम में कुछ मैं उतना डायग्राम अच्छा बना नहीं पाता हूं, तो अगर डायग्राम में कुछ दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और मे बी अगर कुछ मिस्टेक्स आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं सुधार करने की कोशिश जरूर। बात करते हैं जो नॉर्मल साउंड्स होते हैं उनके बारे में, और जो एबनॉर्मल एडवेंटिशियस साउंड होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए, जो नॉर्मल साउंड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, बेसिकली नॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड्स, ठीक है, या नॉर्मल ब्रीथ साउंड कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स। तो जो पहला होता है उसमें नॉर्मल ब्रीथ साउंड में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वेसिकुलर साउंड, ठीक है, वेसिकुलर साउंड, ठीक है। नॉर्मल साउंड को ध्यान रखिए कि ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मल साउंड को हम क्या नाम से जानते हैं, वेसिकुलर साउंड के नाम से नॉर्मल साउंड को जानते हैं। और कब ये सुना अच्छा, सबसे बेस्ट हियर्ड कब रहता है, तो बेस्ट हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, है ना, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के थ्रू, सॉरी इंस्पिरेशन के टाइम में बेस्ट हर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब एडवेंटिशियस साउंड की बात करेंगे, कौन कौन से साउंड होते हैं एडवेंटिशियस होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एडवेंटिशियस कौन कौन से साउंड्स होते हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो जो पहला है हमारे पास है वो है रेल्स। रेल्स का मतलब ट्रेन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। रेल्स फाइन क्रैकलिंग साउंड को कहते हैं, किसे कहते हैं, फाइन क्रैकलिंग साउंड, ठीक है, जो हम हियर करते हैं कब, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। और जब भी इंस्पायरेशन करते हैं, जो रेल्स होते हैं एडवेंटिशियस साउंड होता है। अगर किसी पेशेंट को रेल वाली साउंड आ रही है, रेल्स आ रही है, तो जब पेशेंट क्या कहते हैं कि आप इंस्पायर्ड कीजिए, आप इनहेल कीजिए, ठीक है, एयर को इनहेल कीजिए, और फिर हम वो स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं कि क्या रेल्स वाली कोई फाइन क्रैकलिंग साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर फाइन क्रैकलिंग साउंड आ रही है तो व्हाट वी कुड से इज कि द पेशेंट हैव एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड, ठीक है, एडवेंटिशियस ब्रेथ हो रही है, ठीक है। तो ये रेल्स अलग है, और जो वंदे भारत चलती है वो रेल्स अलग है ना, या कोई और ट्रेन चल रही है वो रेल्स अलग है। तो व्हाट कुड वी से इज रेल्स फाइन क्रैकलिंग साउंड, फाइन क्रैकलिंग साउंड, ठीक है। कब सुनते हैं, बेस्ट हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन या इंस्पिरेशन जो भी कहते हैं, ठीक, इंस्पिरेशन को तो जब भी इनहेल करते हैं तब हम सुनते हैं। द नेक्स्ट वन इज रॉन्की, ठीक है। तो जो रॉन्की होता है वो क्या होता है, इट इज अ कोर्स गर्गलिंग, ये एक साउंड होता है, कोर्स गर्गलिंग, हार्श, थोड़ा हार्श रहता है, लाउड, है ना, यू कैन से कि हार्श और थोड़ा सा लाउड साउंड रहता है। और ये तब आता है या फिर तब आता है जब ऐसा लगता है कि जो हमारा हार्श साउंड है, हार्श और लाउड साउंड feels like, ठीक है, feels like air is
passing, feels like air is passing through fluid filled bronchi, fluid filled bronchi या bronchioles है ना, bronchioles। ये जो हमारा ब्रोंकाई साउंड होता है, जो ब्रोंकाई साउंड होता है वो बेसिकली कोर्स गगलिंग साउंड रहता है, हार्श साउंड रहता है, थोड़ा सा लाउड रहता है। और कैसा महसूस होता है कि जब जैसे लगता है ना से कि जब ब्रोंकियल्स में फ्लूइड भर जाता है और जो एयर होता है, ठीक है, जो एयर पास होता है वो पूरी फ्लूइड वाली एयर पास हो रही है, ऐसा साउंड आता है हमें। तो साउंड क्या कहते हैं? ब्रोंकी साउंड कहते हैं। तो मैंने आपको बताया रेल्स, ब्रोंकी एंड द व्हीजिंग। एक साउंड आता है क्या? व्हीजिंग साउंड, है ना, व्हीजिंग साउंड, व्हीजिंग। व्हीजिंग साउंड जो होता है वो स्क्वीकी साउंड टाइप का आता है, स्क्वीकी साउंड, ठीक है। ये बेसिकली जो साउंड होता है वो व्हीज, व्हीज कहते हैं ना छींकना, स्नीजिंग कहते हैं, छींकना सॉरी, व्हीजिंग होता है वो आपका स्क्वीकिंग साउंड होता है। इस तरह से साउंड आएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो ये बेसिकली कब होता है हम देखेंगे। बेसिकली कब होता है स्क्वीकी साउंड? जब ब्रोंकियल, है ना, जब ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होता है। कब होता है? साउंड कब आती है? जब ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होता है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमें स्क्वीकी साउंड, ऐसा कुछ साउंड आप सुनोगे ध्यान से तो आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है, स्क्वीकी साउंड सुनने को मिलेगा। ये व्हीजिंग का होता है ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन के टाइम पे। एक और साउंड है, मैं यहाँ थोड़ा लिखना चाहूंगा, स्ट्राइडर, है ना, स्ट्राइडर साउंड भी होता है, ठीक है। ये स्ट्राइडर साउंड भी सुनने को आपको एब्नॉर्मल साउंड में आता है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको जो चीजें थी, जो साउंड सैल्यूटेशियस साउंड था, उनके बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन से साउंड होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एब्नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम होता है, उसके बारे में हमने बात कर लिया। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का क्या तरीका होता है, बीपी कफ कैसा रहना चाहिए, कैसे बांधना चाहिए, क्या पोजीशन होती है बीपी कफ बांधने की, ठीक है, बीपी कफ कितना रहना चाहिए, ठीक है, सॉरी बीपी कफ नहीं, बेसिकली जो हमारा बीपी है वो कितना रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर की सिस्टोलिक कितना रहना चाहिए, डायस्टोलिक कितना रहना चाहिए। तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। शुक्रिया।